नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है करप्शन पर सीएम सख्त, भ्रष्टाचारी होंगे पस्त। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है इस मसले पर जो मच अवेटेड थी और उन्होंने अपने एटीट्यूड को बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद हम बढ़ेंगे डिबेट की तरफ। प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आरटीओ के सिपाही सौरभ शर्मा के यहां से काली कमाई का खजाना मिलने के बाद मुखिया मोहन ने एक बार फिर करप्शन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अपनी बात में परिवहन के टोल बैरियर खत्म करने का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर सीएम मोहन के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया। सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किए और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। सरकार के मुखिया से पहले संगठन के मुखिया यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश में छापों को लेकर बड़ा बयान दिया। शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो भी सच होगा वो सामने आएगा। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसके बारे में सारी चीज तो जब सामने आएगी, वो रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तब ध्यान में आएगा कि ये कौन है, कहाँ का है, कैसे है। इसके बारे में आज हम कुछ नहीं कह सकते और हमारा कहना भी ठीक नहीं होगा। ये सारी चीजों पर और जो भी इसमें चाहे मध्य प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के बाहर के हों या विदेश के हों, कहीं के भी हों, उनके खिलाफ कानून अपना काम बेहतर तरीके से करेगा। अगर वास्तव में ईमानदारी है तो ये सामने जो प्रकरण आया है इस पर कठोर कार्रवाई करें मोहन जी। और जो अभी तो छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल हैं। नहीं तो धन का इतना बड़ा खेल एक कांस्टेबल और छोटे लोग इतना नहीं कर सकते, उनकी सीमा ही नहीं इतनी, तो उसकी जांच कराएं। आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद सौरभ शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लोकायुक्त और आईटी के छापे के बाद अब ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त के छापे के दौरान 52 किलो सोने के बिस्किट के साथ ही करोड़ों कैश मिला था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI सोने के बिस्किट का सोर्स तलाशने में जुटी है। जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा के दुबई से लौटने का इंतजार कर रही हैं। वहीं इस मामले में खुलासा हुआ है कि सौरभ और चेतन गौर का यूपी में भी कारोबार है। अब सीएम मोहन यादव के सख्त तेवर से लगता है कि काली कमाई के ये कुबेर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत। तो बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कारगर होगी? क्या आरटीओ सिपाही के सोने की लंका का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री और सख्त होकर उन बड़ी मछलियों की तरफ भी रुख करने के लिए पूरी तरह उन्होंने रणनीति बना ली है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है? और तीसरा सवाल, क्या आरटीओ सिपाही के पूर्व सिपाही के भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को बीजेपी सरकार की घेराबंदी का मौका दिया है? यकीनी तौर पर। लेकिन इसके पहले बंसल न्यूज कुछ खुलासे आपके सामने करना चाहेगा। जिस सिपाही की, इतनी पूर्व सिपाही की चर्चा हो रही है, क्या आपके जहन में ये सवाल अभी तक नहीं आया कि उसने क्यों छोड़ दी नौकरी? क्या सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है? और कब छोड़ी उसने नौकरी और क्यों छोड़ी? सरकारी नौकरी छोड़ने की वजह क्या थी? हमने जो पड़ताल की उसमें ये बातें सामने आई हैं कि 2015-16 में इसे अनुकंपा नियुक्ति मिली। अनुकंपा नियुक्ति मिली और उसमें भी कथित रूप से ये कहा गया है कि नियम विरुद्ध मिली, क्योंकि इस आरोपी पूर्व आरक्षक के भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में एक बड़े ओहदे पर हैं
और यही वजह है कि जब कोई रक्त संबंधी सरकारी नौकरी में होता है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। कहा यह भी जा रहा है, जो अंदर खाने की खबरें हैं, कि कांग्रेस सरकार के समय ये अपने चरम पर थे, अपने शबाब पर थे, और 2024 वो डेट बताई जा रही है जिसमें सौरभ शर्मा ने, आरोपी पूर्व आरक्षक ने, नौकरी को अलविदा कहा। और यही वो समय था जब डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे थे कि अब ये सिस्टम खत्म कर रहे हैं हम चेक पोस्ट का। तो क्या एक पैरेलल चेक पोस्ट का सिस्टम बन रहा था और उसकी तैयारी अंदर खाने में वरिष्ठ अधिकारियों ने निचले अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार कर ली थी, और सबने तय कर लिया था कि वो चेकिंग सिस्टम गया, लेकिन पैरेलल चेकिंग सिस्टम आएगा, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक मास्टरमाइंड, जो मिल गया। नाम पूर्व आरक्षक सचिन शर्मा। चलेंगे मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है उनका। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। और साथ ही संतोष गौतम जी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, वो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। मनोज, जैसा हमने बंसल न्यूज़ ने ये खुलासा, शायद पहली बार मुझे लगता है कि ये खुलासा हमने किया है, आखिर एक आरक्षक नौकरी क्यों छोड़ता है, और वो भी तब छोड़ता है जब डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं चेक पोस्ट खत्म हो रहा है। तो क्या एक पैरेलल चेक पोस्ट सिस्टम तैयार किया गया, यानी वसूली का वही क्रम शायद चल रहा है? और जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बात की है, बड़ी उम्मीद अब हमारी बढ़ी है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री तह तक जाएंगे, और जो बड़े कल्प्रिट भी हैं, आरोपी हैं, वो सब अब इसके दायरे में आएंगे। देखिए, लगता तो यही है, और जब इतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश या स्टेट में हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री इससे वाकिफ नहीं होंगे, वाकिफ रहे होंगे निश्चित रूप से। और क्योंकि ये भी पता था कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति छोटा सा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई को नौकरी मिल गई, इसमें एक और भी है शरद जी कि सौरभ के पिता डॉक्टर थे, और डॉक्टर के बतौर मुझे लगता है कि उसी विभाग में उनको नौकरी मिलना चाहिए था। लेकिन आप इसमें भी देखिए कितना बड़ा खेल हुआ कि वो परिवहन में आयुक्त, परिवहन में आकर आरक्षक बन गए। तो यहीं से समझ आ रहा था कि खेल तो यहीं से शुरू हो गया था, और कुछ लोगों ने उनको अपने उसमें ले लिया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं परिवहन के एक दफ्तर में ही था, तो वहाँ के कुछ पुलिस कर्मचारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। ऑफ द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बात का कहीं जिक्र नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे थे साहब यहाँ तो वो आता ही नहीं था, उसको आरटीआई या इस तरह के लोगों की जरूरत ही नहीं होती, तो वो बहुत बड़ा आदमी था। तो इस तरह का आप देखिए माहौल था। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने अच्छा कहा है, अच्छा किया है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वीरेंद्र जो हैं, वीरेंद्र शर्मा, उनके नेतृत्व में डीएसपी है, वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, और वो 3 सदस्यीय कमेटी जो आप डॉक्टर मोहन जी की बात कर रहे हैं, उसी लाइन पर काम कर रही है। आने वाले 2-3 दिन में बहुत बड़े खुलासे होने जा रहे हैं, बंसल न्यूज़ पर मैं कह रहा हूँ। और इसमें आयकर से भी जानकारी, आयकर को जो बैग मिला था उसकी जानकारी उल्टी लोकायुक्त ने अपने पास ले ली है, और उस बैग को लेकर भी बड़ी गंभीरता से बातें चल रही है। और जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे अफसर है या नेता, तो मुझे लगता है वो चेहरे उजागर होंगे, क्योंकि सरकार ने ये मंशा बना ली है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी बड़ा सीधा साधा राज्य है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में कतई सीधा साधा नहीं दिखता है। और ये भ्रष्टाचार करने वाले कुछ बहुत ही संगठित लोग हैं जो इस काम में डटे हैं। अब इसी प्रदेश में शिक्षक जाते नहीं। आज ही रीवा में एक और मामला सामने आया है, 3000 रुपए में एक युवती पढ़ा रही है और असली शिक्षक महोदय गायब हैं। कमाल है साहब। मतलब हम तमाम गवर्नेंस की बातें हमारे यहाँ हो रही हैं और हम कुछ नब्ज नहीं पकड़ पा रहे, कुछ चीज़ों को हम देख नहीं पा रहे। ये देखना बहुत ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री, मैं फिर कहूँगा कि उनका रवैया जिस तरह का है वो बहुत उम्मीद जगाता है, और निश्चित तौर पर वो अपने कार्यकाल पूरा करने की पहली वर्षगांठ पर एक सख्त संदेश जरूर देना चाहेंगे। गौतम जी, आप क्या कहेंगे कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए शरद जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा जब भी कार्रवाई करती है तो वो कार्रवाई अधिकतर छोटी मछलियों पर होती है। और जैसा कि हमने पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, लगभग 2 दशक से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और व्यापम जैसे घोटाले हुए, यहाँ सिंहस्थ घोटाला हुआ, तमाम तरीके के घोटाले हुए, ई टेंडरिंग घोटाला हुआ, और उस समय भी एक पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी जब फंसे और सलाखों के पीछे थे व्यापम घोटाले में, तो उन्होंने
उन्होंने कहा था कि मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे होंगी, तो निश्चित तौर पर वो भी जब छोटी मछली थे तो बड़ी मछली कौन हो सकता था, हर कोई अनुमान लगा सकता है आसानी से। लेकिन वो बड़ी मछलियां आज तक सलाखों के पीछे नहीं गई, और ये संगठित गिरोह जो नेताओं के, मंत्रियों के और मैं समझता हूं सत्ता के शीर्ष से के नेतृत्व में जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो लगातार मध्य प्रदेश का दोहन, शोषण कर रहा है। और एक अगर जो पूर्व आरक्षक है उसके पास अगर इतनी संपत्ति मिल सकती है तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा भ्रष्टाचार का। मैं समझता हूं 4 लाख करोड़ का जो कर्जा मध्य प्रदेश पर है उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास तो इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होगा। क्योंकि जब 50 करोड़ 100 करोड़ की संपत्तियां अगर एक पूर्व कांस्टेबल के पास मिल सकती हैं तो मंत्रियों के पास कितनी संपत्ति होगी, विधायकों के पास कितनी संपत्ति होगी, अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति होगी। अभी हमने 2-3 दिन पहले राजेश शर्मा का भी मामला देखा था, कुणाल कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके मालिक, उनके सीधे सम्मिलित होने के, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप हेमंत कटारे ने लगाए जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं। तो उन्होंने सीधे इकबाल सिंह बैस जी का नाम लिया जो पूर्व सचिव थे, मुख्य सचिव थे। तो मैं समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की पूरी गंगा बह रही है उसमें न केवल मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी बल्कि मंत्री, और मैं तो यहां भी तक कहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री पर भी जिस प्रकार से व्यापम घोटाले के आरोप लगे और बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे करते करते लक्ष्मीकांत शर्मा जी की तो मौत हो गई, 55 से अधिक मौतें हो गई, लेकिन वो बड़ी मछली सलाखों के पीछे नहीं गई। तो मैं मोहन यादव से अपेक्षा करता हूं कि भले गुटी राजनीति के चलते किसी की सूली चढ़ाएं, पर किसी न किसी बड़े नेता को कम से कम सलाखों के पीछे करें, जिससे मध्य प्रदेश में दहशत का वातावरण व्याप्त होगा कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। गौतम जी, बातें तो आपने जो कही हैं मैं उन बातों से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि जब तक प्रमाण ना हो हम उन बड़े नामों का जिक्र ना करें। ऐसा मेरा आग्रह है आप सभी से कि जब तक ये पुष्टि नहीं होती बड़ी मछलियों की बात और भ्रष्टाचार का रंग, हेमंत कटारे जी ने सीधा आरोप लगाया, इकबाल सिंह आरोप है अभी, हाँ उनके वो ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ डिबेट में हम सिर्फ निश्चित तौर पर इसमें बड़ी मछलियाँ होंगी, लेकिन वो कौन है जब तक वो सामने नहीं आती हैं। और दूसरी बात कि एक आरक्षक के पास धन संपत्ति से आप भी दिल पर हाथ रख के बोलिए राजनीति में हैं। 14 महीने आपकी सरकार रही और उसके पहले 40 साल आपकी सरकार रही, 10 साल आपकी सरकार रही, और मेरे साथ आशीष जी भी बैठे हैं। आप दोनों राजनेता दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप कह सकते हैं कि अकूत संपत्ति है आपके पास। ये परसेप्शन कई बार बनते हैं, बना दिए जाते हैं, क्योंकि राजनेता एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट भी हो जाता है कई बार, और इसीलिए लक्ष्मीकांत शर्मा वहाँ उनको मानने वाले ये मानते थे कि वो फंसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उलझाए भी गए। अभी कोर्ट से बरी होकर आए हैं राघव जी, विदिशा से, जो आते रहे, सांसद भी रहे और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे। राजनेता की गर्दन सबसे पहले फंसती है, और वो बड़ी मछलियां जो बहुत चतुर होती हैं, जिनको हम परमानेंट गवर्नमेंट कहते हैं, उनकी तरफ उंगली नहीं उठती। हालांकि आरक्षक महोदय को देख के लाइटर वेन में मैं कह रहा हूं कि कई लोग ये कह रहे हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए। चलिए चलते हुए हमारे साथी जो बीजेपी के हैं, क्या कहेंगे आप आशीष जी? तमाम बातें जवाब भी दीजिए जो बात कही है आपके साथी ने, आपके वरिष्ठ साथी संतोष गौतम जी ने। जी देखिए शरद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट नजरिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और ताजा जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है, चाहे ईडी की हो, लोकायुक्त की हो, सरकार के कारण ही हो पाई है। और आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से लोकायुक्त की जांच हो, छापे हो, चाहे अन्य विभागों की कार्रवाई हो, भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को शिकायत मिलने पर दंड देने का काम सरकार ने किया है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि इसमें कितना बड़ा भी आदमी लिप्त होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो संगठित गिरोह बनाकर, प्रशासन में अपनी पकड़ बनाकर, अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए और इस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। ये कोई एक दिन का हुआ भ्रष्टाचार में नहीं मानता। कितना लंबा समय तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस तरह की संपत्ति जुटाई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी डायरियां मिली है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में उजागर होगी। और जब मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं तब आप मानकर चलिएगा अंतिम से अंतिम व्यक्ति भी जो इस तरह की संपत्ति को जुटाने में, भ्रष्टाचार की आय को इकट्ठा करने में, इस तरह का सोने का संग्रहण करने में होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार और हमारे संविधान ने एक व्यवस्था की है, निर्वाचन आयोग के तहत हम सबको नॉमिनेशन फाइल करते समय अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है।
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया कि मंत्रिपरिषद के सब सदस्य हों, आईएएस आईपीएस हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, इन सबको भी वर्ष भर में एक बार अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। मैं मानता हूं समाज इस मुकाम पर आकर खड़ा हुआ है, जब दौर इस तरह का आता है तब जनता का विश्वास कहीं न कहीं प्रशासन पे से हटता है। इसलिए हम सबको एक कदम आगे बढ़कर अपनी अपनी जो संपत्ति है, चल है अचल है, इन सब की जानकारी समय समय पर जनता को देना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन, स्वस्थ प्रशासन के लिए आवश्यकता है कि ईमानदार को आगे बढ़ाने का और ईमानदार तंत्र को खड़ा करने में सरकार सफल हो। इसलिए मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी और सरकार के ये प्रयास भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश को करने में सफल होंगे। जी मनोज, एक और बड़ा जो मुझे लगता है कि सैद्धांतिक सवाल है और बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, ये तो बहुत पहले से हम सुन रहे हैं। आपको याद होगा कि पुराने समय में जसपाल भट्टी साहब का एक शो आता था, सरकारी टीवी जब खूब देखा जाता था, अभी भी उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, उल्टा पुल्टा। और उसमें भट्टी साहब ये कहते थे कि मेरी इज्जत इसलिए नहीं हो रही है कि मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई है और मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं, मोहल्ले वाले मानते ही नहीं कि मेरे पास कुछ है, तो हे ऊपर वाले मेरे यहाँ रेड करा दे। आज ये हो गया है कि इनकम टैक्स की रेड हो, आईटी की रेड हो, तो क्या होगा? आप हरीश साल्वे साहब को ले आइए, माफ़ कीजिएगा सर, ऐसा नहीं, आप देश का नामचीन वकील खड़ा कर दीजिए, चाहे आपने कत्ल भी किया हो तो ये कहा जाता है कि वो निकाल के ले जाएगा। यानी अब समाज का नजरिया भी भ्रष्टाचार को लेकर ये बदल रहा है कि भ्रष्टाचारी को इज्जत खूब मिलती है, कोई ऐसा नहीं होता कि समाज उसका बहिष्कार कर देता है। पहले तो ये स्थिति थी कि हालत खराब हो जाती थी, मुंह दिखाना मुश्किल होता था, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जो बात की है, बड़ी मछलियां क्या दायरे में आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है मनोज। शरद जी, अभी आशीष जी बोल रहे थे अच्छी बात कि हर एक नेता को अपना चुनाव के पहले एक वो देना रहता है, एफिडेविट जी। तो मुझे लगता है अफसरों को लेकर भी एक बात सामने आई थी, शायद ये नियम है। हाँ, नियम है जी। लेकिन ये क्यों नहीं आता सामने? मुझे लगता है ये सब जिस दिन होने लगेगा, हो सकता है सरकार बातों को सुन रही हो बंसल न्यूज को, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें, बड़ी मछलियां बहुत स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो जांच चल रही है उससे कोई बच इसलिए नहीं पाएगा कि एक तो ये तय हो गया, खुद जयदीप प्रसाद जो डीजीपी है लोकायुक्त के, उन्होंने माना है बंसल न्यूज पर कि सौरभ और चेतन के संबंध थे, तो उस लाइन पर काम कर रहे हैं। और संबंध थे तो फिर गाड़ी वही है जिस 0050 जिसका नंबर है MP07 ग्वालियर की, ये वही गाड़ी जो चेतन की है। उसी तरह के बैग उसकी गाड़ी में मिले हैं और थोड़ी देर पहले मैं चेतन के घर था तो उसी तरह के कुछ बैग वहां पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। तो लाइन तो बहुत क्लियर मिल रही। अब यदि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप अफसर बढ़ते हैं, अधिकारी जांच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी बच पाएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में, इससे किरकिरी भी हुई है, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही है। जनता का नजरिया आप जो कह रहे हैं कि पहले जसपाल भट्टी जो कहते थे, तो आजकल बहुत गंभीरता से इसको नहीं लिया जाता, लेकिन मन में तो होता है शरद जी, और चुनाव के दौर में इसका जवाब जनता देना, इसीलिए व्यंग्यकार का होना बहुत जरूरी है मनोज। शरद जोशी और परसाई जी बहुत याद आते हैं, गुरु हमाओ भी नाम आगो, ईडी ने हमाओ नाम सबसे पहले रखे, भैया आनंद आ गो, आज हम मान लगाया बिल्कुल कि पैसा वाला है, उद्योगपति है, आज हमारी पुष्टि हो गई। ये बहुत जरूरी है कि कोई व्यंग्यकार हो जो अपने तरीके। आशीष जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बात यही हो रही है कि किसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कैसे होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के समय अरविंद जोशी, टीनू जोशी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश से मुख्य सचिव भी उनका भी तबादला किया गया और डीजीपी भी हटाए गए। तो ये बातें तो हैं। और आज ही संयोग से हमने इंटरव्यू किया टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा मेरे पिता बहुत ही लीडिंग ब्यूरोक्रेट रहे, उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी वो घोड़ा होती है, यहाँ घोड़ा और घुड़सवार मत देखिए, ये तो एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, मेरे पिता अक्सर कहते थे, एमएस सिंहदेव साहब, कि ब्यूरोक्रेसी वो घोड़ा है जो उस पर बैठता घुड़सवार है, उसकी मंशा को, उसकी रिदम से पैरों की समझ जाती है कि चलना कैसे है। तो ये सरकार की मंशा है, बहुत जरूरी है आशीष जी, ये राइट टाइम है कि सरकार अपनी मंशा नीचे तक कन्वे कर दे। जी स्वाभाविक है शरद जी, जो लोग इतने उच्च शिक्षित होते हैं, जो पूरे देश को चला रहे हैं, उन लोगों में समझ का दायरा बहुत विस्तृत होता है और इसलिए कई बार वो शासक की चालों को भांप जाते हैं और उसके अनुसार ही उनका रुख और उनका काम करने का तरीका निर्मित होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, अकादमी में, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिया है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मध्य प्रदेश में देना है। इसलिए हर तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश में लगातार की जा रही है। कर्मचारी, अधिकारी जितने भी हैं,
उन पर भी निगाह विभागों की शिकायतों के आधार पर रखी जा रही है। और परिवहन विभाग हो, माइनिंग विभाग हो, एक्साइज विभाग हो, ऐसे विभाग जिन पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठती है, उसमें मध्य प्रदेश में पहली बार इन नाकों को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया। वास्तव में घंटों तक गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेन देन होता था और हर कोई वहां पर पोस्टिंग पाना चाहता था। निश्चित ही ऐसे मलाईदार विभागों की पोस्टिंग जब सिफारिशों के बिना होने लगेगी और भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर से नीचे तक एक ही लाइन रहेगी कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, तो बहुत जल्द मैं आपसे कह सकता हूं भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प साकार होगा। बीच बीच में कई गलत लोग आ जाते हैं, गलत सिस्टम डेवलप हो जाता है, लेकिन सरकार की नजर में आने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आशीष जी। हम शुभकामनाएं देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी, जैसा संतोष जी भी कह रहे थे, और कभी कभी तो दिल करता है, हालांकि संभव नहीं है, कहा जाता है कि राजा भोज उज्जैनी से ही जो आते हैं, और खुद विक्रमादित्य भी वेश बदल कर अपने ही मंत्रियों और अपनी ही प्रजा की राय सुनते थे। अब कड़क ठंड है, आप वेश बदल कर निकल गए, क्यों, क्या हो रहा है आरटीओ वाले मामले में? अरे कछु नहीं भैया, सब बड़े अधिकारियों का खेल है, और वो मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी मिले तो वो भी कार्रवाई करें। कई बार दिल करता है कि काश ऐसा हो, क्योंकि हम कई बार जिन लोगों को चुनते हैं, जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता वो भरोसे से डिगते हैं, लेकिन उनका रवैया क्या है ये किसी दूसरे से मत सुनिए, खुद पहुंचिए वहां तक। संतोष जी। जी देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि तो मध्य प्रदेश के स्वर्णिम युग का प्रारंभ होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है। और जहां तक मेरे द्वारा कही गई बातों पर आपने कहा कि नामजद आरोप न लगाइए, तो मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने उन आरोपों को दोहराया है। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सीधे सीधे लगाए हैं कि इकबाल सिंह बैस का नाम लिया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने इसके पहले भी वल्लभ भवन के 5 दलालों के नामजद आरोप लगाए थे कि ये जो है वल्लभ भवन में दलाली कर रहे हैं, और उन्हीं की बातों को समर्थन मिला। रघुनंदन शर्मा जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता, उनकी बातों से समर्थन मिला। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और वो कहते हैं कि मंत्री विधायक से लेकर पार्षद तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिना पैसे दिए हमारी कोई बात होती नहीं पूरी और कोई काम नहीं होता है। तो ये मैंने नहीं कहा है, ये रघुनंदन शर्मा जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तमाम जो आप भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं, प्रमाण लाइए। प्रमाण आप लाएंगे, विधानसभा में प्रमाण रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में। देखिए ये कहना बहुत आसान है। प्रभु श्री राम को लेकर भी एक व्यक्ति ने कह दिया था कि मैं उनकी तरह नहीं हूं कि रावण के यहां इतने दिन रहने के बाद मैं सीता जी को ले आऊं। प्रमाण लाइए सर, बताइए ना, स्वागत होगा लोकतंत्र में उसका। जी जी कनेक्ट हो जी जी आ रही है आवाज गौतम जी? चलिए उनका जब तक, मनोज मैं क्विक रिएक्शन लूंगा, एक आपकी रिएक्शन जब तक। बिल्कुल शरद जी, मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले की जांच तो होना ही चाहिए, और जैसा मुख्यमंत्री ने मंशा जताई है, लेकिन इसमें बहुत चीजें अभी है जिनका खुलासा होना बाकी है, और यदि ये खुलासा हुआ तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि एक नई इबारत लिखी जाएगी मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पर उसका हम सभी को इंतजार है कि एक नई इबारत लिखी जाए, और ये इसलिए जरूरी है कि हर बार जनता के मन में भी ये कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों के विरुद्ध होती है, बड़े लोग अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का उपयोग करके कहीं ना कहीं बच जाते हैं। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हम ताकतवरों को ढूंढने लगें, और उसके लिए भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो न्यायालय और न्याय की भाषा में कहा जाता है कि भले ही हजारों दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना हो। ये भी नहीं होना चाहिए कि ताकतवर को ढूंढने के लिए टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह जिसकी गर्दन फिट है फांसी के फंदे के लिए, उसे ले आइए, जांच करिए, तंत्र तक पहुंचिए, कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। संतोष जी बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड में अपनी बात कहिए। जी देखिए शरद जी, मैं वही कह रहा था कि हमारा काम विपक्ष का जो है वो आरोप लगाना, और हम तो हमारी इच्छा, हम ये नहीं कहते कि उनको सजा दे दीजिए, कम से कम जांच तो शुरू कीजिए उन दलालों के जिनके नाम लेकर हेमंत कटारे ने आरोप लगाए थे। कम से कम जिन भ्रष्टाचारियों पर कांग्रेस आरोप लगाती है, प्रमाण दीजिए सर, प्रमाण दीजिए। चलिए मैं आगे नहीं हमारे
हमारी उम्मीद रहती है कम से कम जांच तो शुरू हो, प्रमाण तो तब दिए जाएंगे ना जब जांच शुरू होगी। शरद जी, प्रमाण दीजिए। एक डेलीगेशन आपका जाकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सबके नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले। अगर हमारी मांगें लोकतंत्र पूरी में नहीं की यही गई तो हम महत्वपूर्ण वो भी चीज है। करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया मनोज। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिस रवैये के साथ सामने आए हैं ये जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर हमेशा से एक अलग, निर्भीक, स्पष्ट, और उनके बारे में ये भी दावा करने वाले दावा करते हैं कि वो राजनीति में वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। शुभकामनाएं उनको भी और बीजेपी सरकार को भी कि इसका असली सच निकाल कर सामने लाए।